आपके माबैन, इमरान रियाज साहब के माबैन, आफ्ताब इकबाल साहब के माबैन क्या तनाज़ा है? सहाफ़ियों से आपके क्या इख्तिलाफ़ात हैं? ये स्टार्ट किया था इमरान रियाज खान साहब ने। आप सियासत के ऊपर, दीगर मामलात के ऊपर क्यों कमेंट करते हैं? मुझसे सवाल हुआ था डिजिटल दहशतगर्दी के ऊपर, तो मैंने उसके ऊपर भी वर्डिक्ट दी थी। तो उस वर्डिक्ट के ऊपर अगर किसी को इख्तिलाफ था तो उस वक्त करता ना। इमरान रियाज खुद कितने माह गायब रहे, क्या उन सारे मामलात पे भी आपने कभी कोई राय दी? जी सिर्फ मैंने दी। मैं तो हमेशा से नजरियाती हूँ, इनको ताजा ताजा नजरियाती होने का बुखार चढ़ा है, तो भाई आप हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। अगर आप नवाज शरीफ को पसंद करते हैं तो आप खुल के उस चीज का इजहार कर दें, इसमें कोई कबात तो नहीं है। मेरे स्टूडेंट्स की अक्सरियत जो है वो तो वोटर है पीटीआई के। आज ज़ियाउल हक के सियासी जानशीन भुट्टो के वारिस इकट्ठे हुए हैं। आप तो सेम पेज के एतबार से इमरान खान प्लस हैं फौज की नजर में, जो मुझे नजर आ रहा है। मिसाल के तौर पे वोट आप मुझे डालें, निकले वो इरशाद भट्टी को, मुल्की मफाद में ऐसा हो सकता है कि वोट अतर काजमी को पड़ेगा, काउंसलर इरशाद भट्टी बनेगा। डब्बा जो है वो सलीम साफी साहब का आप कर लें तो ज्यादा मजा आएगा। आपको लगता है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हुई है? नहीं नहीं, दिन ब दिन बढ़ रही है। आपकी शख्सियत में लगता है या तो गुस्सा है या तकब्बुर है? कॉमन ऑब्जर्वेशन के एतबार से बिल्कुल जस्टिफाई है एतराज, मैं इसे ऑन करता हूँ। आप ऑफेंड क्यों करते हैं? लोगों को प्यार मोहब्बत से समझाएं। मैं जो भी गुफ्तगू करता हूँ दलाइल के साथ करता हूँ। मैं बिरनियों के पीछे नमाज पढ़ता हूँ, मैं शिया के पीछे नमाज पढ़ता हूँ, मैं देवबंद के पीछे नमाज पढ़ता हूँ, मैं अहले हदीस के पीछे नमाज पढ़ता हूँ। क्या इसराइल को, पाकिस्तान को तस्लीम करना चाहिए, उनको एंगेज करना चाहिए? मैं टू स्टेट सोल्यूशन के हक में हूँ, अगरचे कोई भी दीनी पेशवा टू स्टेट सोल्यूशन के हक में नहीं है। आपको इमरान खान दोबारा वजीर आजम बनते हुए नजर आ रहे हैं? खान साहब को चाहिए कि जो उनको फूक चढ़ाते हैं उनसे बच के रहें, और है। जो दरमियान की राह निकालने की बात कर रहे हैं फिल वक्त स्पेस हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। मिर्जा साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो सर आप ये अर्ज कीजिए, हमें ज़रा बताइए कि आपके माबैन, इमरान रियाज साहब के माबैन, आफ्ताब इकबाल साहब के माबैन क्या तनाज़ा है? आप तो आलमी वो जिसे कहते हैं दीन की बात करते हैं, दुनिया भर में आपको उसके हवाले से सुना जाता है, तो सहाफ़ियों से आपके क्या इख्तिलाफ़ात हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। शाजी जज़ाकल्लाहु खैरा, आपने राब्ता किया और बजाय इसके कि आप भी बाकी लोगों की तरह खुद कोई राय कायम करते, डायरेक्ट मुझसे ही पूछ लिया। तो जहां तक दीनी मामला है तो आफ्ताब इकबाल साहब हो हाफिज़हुल्लाह ताला या इमरान रियाज साहब हो हाफिज़हुल्लाह ताला, इनसे मेरा बड़ा एहतराम का रिश्ता माजी में भी था और आज भी है और मुस्तकबिल में भी रहेगा, क्योंकि दीन का रिश्ता तो कभी नहीं टूटता। रहा दुनियावी तौर पर किसी मामले में इख्तलाफ राय का आना, तो ये एक नेचुरल चीज है और उसमें इल्मी रविश ये होती है कि अगर कोई शख्स गलती करे तो आप उसकी गलती को हाईलाइट कर दें और उसके बाद उसका भी अखलाकन फर्ज बनता है कि वो अपनी गलती से रुजू करे। तो ये स्टार्ट किया था इमरान रियाज खान साहब ने हाफिज़हुल्लाह ताला। आज से ऑलमोस्ट कोई 2 हफ्ते पहले उन्होंने एक व्लॉग किया, मेरी 7 महीने पुराने वाली वीडियो उठाकर। और आपको पता है पिछली दफा भी जब ट्रेंड चला था वो भी कोई 8-9 महीने पुरानी वीडियो थी और वो आपको तो पता था, मैंने आपको इंटरव्यू उस वक्त भी दिया था। इस दफा भी ऐसे ही हुआ कि मेरी वीडियो थी जुलाई 2024 की, उसकी भी कटा हुआ एक क्लिप जिसमें 6-7 कटिंग्स थी 2.5 मिनट का, वो उठा के एक व्लॉग खड़का दिया इमरान भाई ने और उसके ऊपर उन्होंने अपनी वर्डिक्ट भी दे दी और एक राय भी कायम कर ली, बजाय इसके कि मुझसे राब्ता करते। और वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गया। मैंने एक हफ्ता फिर सबसे राब्ता किया, उसके बाद नेक्स्ट संडे को मैंने उसका जवाब रिकॉर्ड करवाया, उनको बताया कि भाई मैं कोई 26 नवंबर के बाद लॉन्च नहीं हुआ, ये 26 नवंबर 2024 से 4 महीने पुरानी वीडियो है, वो भी कटी हुई है और आप जितनी बातें उसमें कर रहे हैं ये सारी की सारी बातें मैंने इस तरह की हुई हैं और जो आप मुझसे डिमांड्स कर रहे हैं मैंने उसी अपनी पॉडकास्ट में टीसीएम की वो सारी बातें की हुई हैं, वो आप जाके देख लें। ठीक। अच्छा, इसमें सर जिस तरह आपने कहा कि वो आपकी पुरानी वीडियो, एक एतराज ये भी है कि आप आलिम दीन हैं, लोग दीन के हवाले से आपको सुनते हैं, आप सियासत के ऊपर, दीगर मामलात के ऊपर क्यों कमेंट करते हैं कि बाद में आपके क्लिप्स वायरल होते हैं और उस पर तनकीद होती है? या फिर आलिम दीन मुआशरे से कट के नहीं रह सकता, ये चीजें भी हैं, इनके ऊपर कॉमेंट करना जरूरी है? जी जी, बहुत अच्छी बात है शाह जी, अच्छा किया आपने हाईलाइट किया। जो बेचारे सती इल्म रखते हैं वो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, जो लोग समझदार हैं उन्हें तो पता है कि भाई डॉक्टर इकबाल ने ये वैसे ही तो शेर नहीं कहा कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगे जी। आलम दीन का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो लोगों को नमाज, रोजा, गुसल और हज के मुतालिक बताएगा, उसका काम यह है कि मुआशरे के अंदर जो भी अखलाकी बुराइयां हैं उनको हाईलाइट करेगा
मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने संडे वाले दिन उस वीक के जितने करंट अफेयर्स होते हैं वो मैं डिस्कस करता हूं। खा अगर किसी वडेरे ने ऊंट के पांव काट दिए, मैं उसको भी हाईलाइट करता हूं। अगर कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके से मजहबी तौहीन के जरिए किसी मुसलमान को कत्ल किया जाए या किसी गैर मुस्लिम को, मैं उसके खिलाफ भी आवाज उठाता हूं। इसी तरीके से अगर कोई सियासी इशू ऐसा है जो रीजन से मुतल्लिक होता है, जो रियासत से मुतल्लिक होता है, जिसमें हमारा काम है लोगों को हक बात बताना, जिस तरह हम कहते हैं कि जिहाद जो है रियासत का काम है, जत्थों का काम नहीं कि वो रियासत करे, जिहाद करे रियासत के खिलाफ या रियासत के बिहाफ के ऊपर जाके किसी और जगह पे। वही हमारा काम है कि हम लोगों को बताएं कि ये चीज गलत हो रही है। तो मैंने अपनी पॉडकास्ट में जो गुफ्तगू की थी, वो इनिशियली जो मुझसे सवाल हुआ था मैंने उसके बारे में बात की थी, टीटीपी से मुतल्लिक हुआ था। और जाहिर है कि वो मुसलमान फौजियों को कत्ल कर रही है, पाकिस्तान का अमन उन्होंने बर्बाद किया हुआ है। इसी कॉन्टेक्स्ट में गुफ्तगू होते हुए मुझसे सवाल हुआ था डिजिटल दहशतगर्दी के ऊपर, तो मैंने उसके ऊपर भी वर्डिक्ट दी थी। तो उस वर्डिक्ट के ऊपर अगर किसी को इख्तलाफ था तो उस वक्त करता ना, उस वक्त करता, 7 महीने बाद उसको उठाकर उस हाल में कि जब आपको मुल्क छोड़ने पर लोग भगोड़ा कह रहे थे। मैं नहीं कहता, मैं समझता हूं कि अगर किसी की जान को खतरा है तो ईमान का आखिरी दर्जा यही है कि चलें वो जान बचाने के लिए हिजरत कर जाए। तो आपने अपनी बात का रुख बदलने के लिए क्या ऐसा किया? मैं कहता हूं कि शायद अच्छा, ऐसा ना हो, इसमें जब आपको पता चल गया तो आपको ठीक माफी है, मांगनी चाहिए। ठीक इंजीनियर साहब, इसमें ये भी है ना कि आप कहते हैं कुछ भी गलत हो रहा हो आप उसके ऊपर कमेंट करते हैं। 9 जी जी मई करता हूं। 9 मई के बाद जो कुछ यहाँ पे हुआ, लोगों के घरों पे छापे मारे गए, घर तोड़े गए, ख्वातीन को गिरफ्तार किया गया, इमरान रियाज खुद कितने माह गायब रहे, क्या उन सारे मामलात पे भी आपने कभी कोई राय दी? जी सिर्फ मैंने दी। इस प्लेनेट अर्थ पे कोई रिलीजियस प्लेटफॉर्म नहीं है जो मैं 9 मई के ऊपर उसी रात को ना बोला हो। मैं पहला वो दलेर आदमी हूं, आर्मी चीफ की तस्वीर लगा के 9 मई की शाम को मेरी वीडियो अपलोड हुई, लाखों लोगों ने देखी। बाकी लोगों की वीडियोस तो मेरी वजह से व्यूज आते हैं ना। मेरी वीडियो हर टॉपिक के ऊपर लाखों में है, कोने खुदरे मैंने यूट्यूब पे रखी है। उसमें मैंने आर्मी चीफ को मुखातिब करके कहा कि अगर आप 5th जनरेशन वार के नाम के ऊपर जो ये सारा मामला चला, जो एक्सट्रीम को पहुंचा और एक पॉलिटिकल जमात वायलेंट होकर 9 मई तक पहुंच गई, इस मामले में अगर आप अपने एक्स आर्मी चीफ बाजवा साहब को और एक्स आईएसआई चीफ फैज हमीद साहब को सजा नहीं दे सकते तो आप इन बच्चों को भी सजा ना दें। मोर उठाने के ऊपर इस तरह के कई नुकसान पहले भी हो चुके हैं, दरगुजर की रविश इख्तियार करें। उसके बाद जब ये इद्दत केस आया उसके ऊपर मेरी वीडियो 6 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। मैंने उसका पोस्टमार्टम किया और उस लेवल पे किया कि कोई सोच भी नहीं सकता। इसी तरीके से 26 नवंबर के ऊपर मेरी वीडियो आई, इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ उसके ऊपर वीडियो आई, अरशद शरीफ शहीद के ऊपर मेरी वीडियो आई। और वो इतनी सख्त वीडियोस हैं, वो आप देखें मिसिंग पर्सन के ऊपर। ये जो इमरान रियाज खान साहब आज ताजा ताजा नजरियाती बने हैं ना, मैं उस वक्त भी नजरियाती था जब ये बलोचिस्तान के मिसिंग पर्सन के खिलाफ बात करते थे आईएसआई की लाइन लेके। मैं उस वक्त भी मिसिंग पर्सन के साथ खड़ा हुआ था। 2012 की मेरी वीडियो रिकॉर्ड है, आज है 2025 मार्च का महीना। तो अल्लाह का शुक्र है कि जिन लोगों को ये स्टेज पे बुला रहे हैं ना, एजाज सैयद, मुतीउल्लाह जान और असद अली तूर, ये मुझे जाती तौर पे जानते हैं। इनसे पूछें कि मेरा सियासत में अगर कोई मुर्शिद है ना पॉलिटिक्स में तो वो आसमा जहांगीर है, ठीक है। वो अच्छा सर, एक जो सेठी साहब है, ठीक वो है। एजाज सैयद है, वो मतीउल्लाह जान है। मैं तो हमेशा से नजरियाती हूं, इनको ताजा ताजा नजरियाती होने का बुखार चढ़ा है तो भाई आप हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। अभी बहुत सारे गुनाहों से आपने तौबा करनी है। अच्छा सर, आपने सियासत का जिक्र किया। अब पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आपको पता है कि सियासत का जब भी जिक्र हो, इमरान खान साहब का भी जिक्र होता है, उनके मुखालफिन का भी जिक्र होता है। एक इल्ज़ाम आप पे ये भी है कि आप नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप नवाज शरीफ को पसंद करते हैं तो आप खुल के उस चीज़ का इजहार कर दें, इसमें कोई कबात तो नहीं है, ये भी कहा जाता है। देखें, जो इल्जाम लगाते हैं उनका तो अपना मामला। लोग तो मेरे ऊपर ये भी इल्जाम लगाते हैं कि मैं इमरान खान साहब को सपोर्ट करता हूं। उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि खान साहब के निकाले जाने के बाद, जो इमरान रियाज खान साहब कह रहे हैं निकाले जाने के बाद इंजीनियर साहब खिलाफ हुए हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इमरान रियाज खान ने अपने ट्विटर पे, उस वक्त वो ट्विटर था अब एक्स है, मेरी जो वीडियो शेयर करवाई थी काबे की छत वाला बयान, जिसपे मैं आज भी कायम हूं। और टीसीएम की पॉडकास्ट में मैंने तो नवाज शरीफ साहब, आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस का भी नाम लिया और इमरान खान साहब का भी, कि इनको काबे की छत पर खड़े होकर अपने गुनाहों से माफी मांगनी चाहिए जो पुराने इनके बुजुर्गों ने किए या इन्होंने खुद किए, तब मामला बेहतर होंगे। मेरा जो पुराना बयान है वो भी खान साहब के रिजीम चेंज के बाद का है, जो इन्होंने ट्विटर पे
शेयर करवा के उस पर व्यूज लिए। और जुनैद सलीम साहब ने मुझे खुद फिजिकली आके बताया जेलम में कि मैंने ये आपका बयान खान साहब को बनी गाला में जाके खुद दिखाया है, और वो बड़े खुश हुए। उस वक्त तो ये खुश हो रहे थे और मुझे नून लीग वाले कह रहे थे मैं खान साहब का एजेंट हूं। आज जब मैंने गलतियों के ऊपर इनके ऊपर नक्द की, और जो बिल्कुल वो नक्द है जो बिल्कुल जायज है इनके नजदीक भी, तो इनको ये नजर आ रहा है कि मैं नून लीग की जुबान बोल रहा हूं। अगर मैं नून लीग की जुबान बोल रहा हूं तो मुझे बताएं, इस वक्त तो नून लीग की हुकूमत है, इस वक्त भी मेरे ऊपर कई एक FIR है जो मैं भुगत रहा हूं, तो मेरी कोई FIR तो नून लीग खत्म नहीं करवा सकी। मैं किसी हुकूमती ओहदेदार के पास नहीं जाता हूं, जो आता है वो मेरे पास आता है। मेरे स्टूडेंट्स की अक्सरियत जो है वो तो वोटर हैं PTI के, और मैंने उनको कभी मना नहीं किया, अगरचे मेरी जो जाती एफिलिएशन है पॉलिटिक्स में वो जमात इस्लामी के साथ है। ये जरा अपना रिकॉर्ड भी दुरुस्त कर लें सारे लोग। मैं मौलाना मदूदी को अपना मजहबी पेशवा भी मानता हूं, और सियासी पेशवा के तौर पर भी मैं मौलाना मदूदी रहमहुल्लाह की जमात को सपोर्ट करता हूं। और देखें, ये हमारी जमात की एक दिलेरी है कि हमारे जमात के अमीर हाफिज नईमुर रहमान साहब ने एलानिया अपनी सीट लेने से इनकार किया। ये हौसला ना इमरान खान के पास है, ना नवाज शरीफ के पास है, ना जरदारी साहब के पास है, जो हमारे जमात के अमीर। अच्छा सर, इधर कहा जाता है कि सियासत में फितना आ गया। अब कौम की मेजॉरिटी ने जो वोट दिया वो अब सबके सामने है। फॉर्म 45-47 की बहस तो है, कतई नजर उसके फिर भी सबसे ज्यादा वोट तहरीक इंसाफ को पड़ा। आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ जो सियासत कर रही है या इमरान खान साहब जो बातें कर रहे हैं ये फितना है? देखें, इमरान खान साहब जो बातें कर रहे हैं ना, उनमें सिर्फ उनकी एग्जेजरेशन हुलूफ वाला मामला छोड़ दिया जाए, यानी शोहदा का मजाक उड़ाना। वो तो इमरान खान साहब ने तो सर खुदा न खास्ता खान साहब ने तो कभी नहीं उड़ाया। देखें शाहजी देखें, मैंने बड़े हौसले से सुना कि आपने कहा कि लोग आपको नून लीग का बंदा कहते हैं। मैंने उसको टोका तो नहीं, तो मुझे 2 मिनट बोलने तो जरूर जरूर प्लीज, मैं पूरे कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा। अभी देखें, हमने दोस्त अपने इरशाद भट्टी साहब के साथ पॉडकास्ट की है ना, माशाल्लाह 24 घंटे के अंदर वो 6-7 लाख क्रॉस कर चुकी है। तो लोगों ने देखा, उन्होंने मुझसे सख्त सवाल किए। मैंने उनको कहा था मुझे आपने मौका देना है, तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख लूं, तो आप उसके बाद सवाल कर सकते हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यह है कि हुलूफ वाला मामला छोड़ दिया जाए। खान साहब ने हमें खुद बताया था कि जब आर्मी चीफ के खिलाफ बोला जाता है तो पूरी फौज उसके पीछे खड़ी होती है। आर्मी चीफ के खिलाफ बोलना पूरी फौज के खिलाफ बोलना होता है, यह हमें खान साहब ने बताया हुआ है। तो आज अगर आर्मी चीफ के खिलाफ खान साहब के ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट लगती है तो खान साहब की डॉक्ट्रिन में ये पूरी फौज के खिलाफ बोलना है। आज अगर शोहदा का मजाक कोई उड़ाता है उनकी जमात में से, तो आप चंद बंदों तक महदूद उसको करते हैं, तो आपका काम है कि उनको रोकें। रहा ये नैरेटिव के वोट को इज्जत दो, तो मैं बिल्कुल मानता हूं नवाज शरीफ साहब ने जो ये नारा बुलंद किया था, मैं इस नारे का सपोर्टर था, लेकिन अफसोस के साथ उन्होंने दोबारा से बूट को इज्जत दी, और ये नैरेटिव इस वक्त इमरान खान साहब के पास है। लेकिन उनमें खामी यह है कि वो हुलूफ कर गए, और जिस डगर पे वो चल रहे हैं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट के होते हुए जो हमारी बेसिक नीड है इस हवाले से कि हम सिक्योरिटी स्टेट हैं, और उसकी वजह से वो पॉलिटिक्स में लुच फ्राई करते हैं, जिसका मैं हमेशा से नाकिद रहा हूं। खान साहब के दौर में भी था, उस वक्त भी हकीकत टीवी को मैंने कहा था कि खान साहब को कहें कि ये फौज के जरिए काम ना करवाएं, ये आपको टिश्यू पेपर की तरह फेंक देंगे, और उन्होंने फेंक दिया। तो उस मामले में मैं नाकिद हूं, लेकिन फौज के बगैर ना आप आजादी से बोल सकते हैं, ना मैं यहां पे आके टीटीपी ने कब्जा कर लेना इस्लामाबाद के ऊपर। तो इसलिए फौज को आप कमजोर ना करें अपनी बातों से। हाँ, पॉलिटिकल किरदार के ऊपर जरूर अटैक करें, हम आपके साथ हैं, लेकिन गुलूफ के दर्जे में नहीं होना चाहिए। ठीक नहीं, पर मैं इन बातों से कतई नजर, आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं आपको तहरीके इंसाफ के अंदर फितना नजर आता है? फितना एक बड़ी, आपको पता है, मानी खेज टर्म है, इसलिए ये इस्तेमाल होती है, हुकूमत के दोस्त भी कहते हैं, दीगर दोस्त भी कहते हैं। आपको उसमें फितना नजर आता है? जी, मैं तो ना खान साहब के दौर में इस बात के साथ एग्री था कि TLP को फितना और इंडिया से फंडेड जमात कहा जाए। वो एक पॉलिटिकल जमात है। पंजाब में उन्होंने तीसरे नंबर के ऊपर वोट लिए TLP ने, अगरचे 5 दफा डायरेक्ट जो मर्डर अटेम्प्ट और 2 दफा इनडायरेक्ट TLP के मोटिवेटेड लोगों ने मेरे ऊपर किए। उसके बावजूद मैं उस जमाने में कहता था, फैज अमीर साहब उस वक्त DGISI थे, तो मुझे एक दोस्ती के बिना पर जो यहाँ के थे कर्नल साहब ISI के, उन्होंने बुलाया कि मैं आपका स्टूडेंट हूं। उन्होंने मुझे एजेंडा नहीं बताया था खान साहब के दौर में, और वो कह रहे थे कि जी हम TLP पे पाबंदी लगाना चाहते हैं, आपका क्या मौकिफ है? मैंने कहा बिल्कुल गलत है, ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना। सियासी जमात पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, आप उनको सियासी तरीके से हैंडल करें। आज भी मैं वही बात करता हूं
कि पीटीआई एक सियासी जमात है, ये आर्म्ड कन्फ्लिक्ट नहीं कर रही फौज के खिलाफ। अगरचे जो ये पोस्टें लगाते हैं वो आर्म्ड कन्फ्लिक्ट से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वल फितना तो अकबर मिनल कत्ल, फितना जो है वो कत्ल से भी बढ़कर है। फितने वाला पोर्शन एड्रेस करना चाहिए। पूरी जमात को फितना या उनकी हर एक्टिविटी को फितना कहना, जिनकी एक सूबे में हुकूमत है, तो मैं ये समझता हूं ये गलत है। लेकिन फितना उनके अंदर घुस गया है, जिस तरह बकौल खान साहब के टीएलपी में फितना घुस गया था और खान साहब ने आके तकरीर की थी वजीर आजम की हैसियत से कि अगर आप कहेंगे कि वजीर आजम को कत्ल कर दो, आर्मी चीफ को जहर दे दो, चीफ जस्टिस को जहर दे दो, तो इस तरह रियासतें नहीं चलती हैं। तो इस किस्म की गुफ्तगू अगर आज के आर्मी चीफ के बारे में भी होगी, तो हमारे खान साहब ने हमें यह बताया था उस जमाने में कि आपने इस तरीके से अदारे को मलाइन नहीं करना, बाकी आप पॉलिटिकल इख्तलाफ करें, वो आपका हक है। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का पंजा जितना मजबूत है हमारी सियासत के ऊपर, ये पूरी 70 साल तारीख में नहीं था। ठीक पीपल्स पार्टी के दौर में जो हमने स्पेस गेन की थी मुशर्रफ को निकालने के बाद, अफसोस के साथ खान साहब जब उनकी गोद में बैठे और 2018 में आरटीएस के जरिए मुसल्लत हुए और उसके बाद फिर रजीम चेंज हुई, वो दिन ब दिन ज्यादा मजबूत हो गए। ये मैं अफसोस से कह रहा हूं। पर इसमें लीडर्स को भी ख्याल करना चाहिए। इंजीनियर साहब, इसमें आपको पीपल्स पार्टी का और नून लीग का किरदार नजर नहीं आता? यहाँ पे जो माजी में ये कहते रहे, जिस तरह आपने भी फरमाया कि वोट को इज्जत की बात करते थे, पर आज ज़ियाउल हक के सियासी जानशीन भुट्टो के वारिस इकट्ठे हुए हुए हैं और जिस तरह निज़ाम चल रहा है, क्या इसमें आपको उनकी कहीं पे मुनाफकत, थोड़ा सा सख्त लफ्ज है लेकिन नजर आती है? जी नजर आती है। वो आपके लिए सख्त होगा, लेकिन मैं तो समझता हूं, मैंने तो आपकी गुफ्तगू में पहले ही कह दिया कि वोट को इज्जत दो जो है वो भूट को इज्जत दो तक पहुंच गई, और जो भूट को इज्जत दे रहे थे एक्सटेंशन देकर बाजवा साहब को, वो वोट को इज्जत दो पे आ गए। वो तो मैं पहले कह रहा हूं। ठीक है। और इसमें मैंने उस जमाने में भी कहा था, आज भी कह रहा हूं पॉलिटिकल जमातों को कि खुदा के लिए आपका ये काम है कि आप पॉलिटिकल जमातों को इस तरीके से खुडे लाइन ना लगाए। खुसूसन मैं प्राइम मिनिस्टर को तो मुखातिब करके कहूंगा, क्योंकि मुझे शहबाज शरीफ साहब की वो तकरीर बड़ी पसंद है। जब खान साहब वजीर आजम बने थे तो इन्होंने एक तकरीर की थी कि हमें आप दीवार में ना चुन दें, आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लिख लें ताकि रियासत के जो कवानीन है उनको सब लोग फॉलो करें, रजीम चेंज ना हो और इसी तरीके से आईएमएफ वाले मामला ना हो जो खान साहब ने किए हैं। कोई भी गवर्नमेंट आए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी लिखा हो, हमारी कंटिन्यूटी आए, जिस तरह मनमोहन सिंह ने किया और आज इंडिया दुनिया में 5वें नंबर पे आ गया इकोनॉमी में, वो इसी वजह से कंटिन्यूटी। इनको भी मैं कहूंगा, शहबाज शरीफ साहब जब आप अपोजिशन लीडर थे उस वक्त आपने मशवरा दिया, खान साहब ने नहीं माना, तो आज तो आप साहिब इख्तियार हैं, आप तो सेम पेज के एतबार से इमरान खान प्लस हैं फौज की नजर में, जो मुझे नजर आ रहा है। आप बेहतर पोजीशन में हैं कि जो आपकी उस वक्त ख्वाहिशात थी ना अपोजिशन में होते हुए, वो आप पूरी करें और आप आगे बढ़कर पीटीआई के लोगों को गले लगाएं और उनके साथ ये सारे मामला तय करें। ठीक है। अच्छा सर, डिजिटल दहशतगर्दी का आपने जिक्र किया। अब आजकल ये डिजिटल दौर है, अगर हम कुछ अरसा, कुछ दिहाइयां पीछे चले जाएं तो आप जैसे ही काबिल एहतराम आलिम दीन यहाँ पे कहते थे कि फोटो हराम है, फोटो भी नहीं आप खींच सकते। अब माशाल्लाह आप भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे बैठते हैं, तबलीग भी कर रहे हैं और दुनिया भर में लोग आपको सुनते हैं। तो ये डिजिटल दहशतगर्दी जो है, ये फोटो हराम से डिजिटल दहशतगर्दी तक का सफर, कहा यह जाता है कि जो सूट करता है इस्टेब्लिशमेंट को, चाहे वो मजहबी इस्टेब्लिशमेंट हो जिसके हवाले से आपके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको आपके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, या मुल्क की दूसरी इस्टेब्लिशमेंट हो, ये अपनी मर्जी से बयानियां बनाते हैं जो इनको सूट करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पहले 5th जनरेशन वार थी और अब डिजिटल दहशतगर्दी है। ठीक है कि ये फौज के खिलाफ जो इस किस्म की मुहिम है, हम उसमें अपनी फौज के साथ खड़े हैं और फौज किसी जर्नैल की नहीं है। ये मुल्क जो है एक पॉलिटिशियन ने आजाद करवाया था जो वकील था, तो ये मुल्क इस अवाम की है, इस रियासत की फौज है, इस मुल्क की फौज है, वो किसी जर्नैल की नहीं है। तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बाकी जो आपने तस्वीर का मामला कहा, मेरे भाई तस्वीर कभी भी हराम नहीं थी। बुखारी मुस्लिम की जो अहादीस है उनमें वो तस्वीर हराम की गई हैं जो इबादत की गर्ज से हो। बुखारी मुस्लिम में आता है कि सैयदा आयशा की छोटी उम्र में शादी हुई थी, वो शादी के बाद भी गुड़िया से खेला करती थी। वो तो पूरा बुत होता है, तो उसको आप बुत नहीं कहेंगे। जो बच्चे खेलते हैं, या ये जो तस्वीर है हमारी, ये उसमें नहीं आती। इसीलिए आप देखें जब तस्वीर आई तो जो इंटेलेक्चुअल उलमा थे ना, मौलाना मदूदी रहमहुल्लाह, डॉक्टर तैल कादरी साहब, इसी तरीके से डॉक्टर इसरार साहब और उलमाए अरब, सारे के सारे वो उस जमाने का तस्वीर को जायज समझते हैं। बाकी जो लोग हैं उन्होंने आज समझा। तो मैं तो शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह तस्वीर के हवाले से यही मौकिफ रखता हूं कि ये वो वाली तस्वीर नहीं है।
हाँ, जब मैं दावत इस्लामी में था, ग्रीन पगड़ी बांधता था, उस वक्त बगैर तहकीक के हम ये समझते थे। और मैंने तो अपनी, जब मेरा फाइनल ईयर था इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, हालांकि मैं पोजीशन होल्डर था, तो बड़े अफसोस से मैं आज ये पहली दफा आपको चले आपके प्लेटफॉर्म से ये बात बता रहा हूं। ये मैंने आज तक बात अपने माँ बाप से भी जिक्र नहीं की, अपनी बीवी से भी नहीं, ना किसी वीडियो में, कि जो फाइनल जो गैदरिंग होती है ना, तो मैं उस गैदरिंग में सिर्फ इसलिए शामिल नहीं हुआ था कि बाद में तस्वीर खींची जाएगी, और मैं उस वक्त तस्वीर को गलत समझता था, तो मेरी तस्वीर भी मौजूद नहीं उस वक्त की। लेकिन मुझे बाद में जब मैं दीन को स्टडी करना शुरू किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे समझ आया कि ये बड़ा गुलूब है। और जब शऊर की उम्र यानी दीन में आई 2007-8 में, तो मैं तस्वीर को बिल्कुल दुरुस्त समझता हूं और दावत और तबलीग का जरिया समझता हूं। ठीक। लेकिन नेगेटिव पोस्ट, गाली गलौच, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर, इलेक्शन लड़ने का इरादा तो नहीं आपका? नाउज़ बिल्लाह जी, ये कानों को हाथ लगा के आपके सामने, ना पहले था, ना अब है, ना बाद में। और उसकी वजह ये नहीं कि मैं कोई सियासत को नाउज़ बिल्लाह बुरा समझता हूं। सियासत को बुरा समझना तो पैगंबराना काम को बुरा समझना है। नबी इस्लाम एक बेस्ट पॉलिटिशियन थे, बेस्ट जंगजू लीडर थे, एक अच्छे खामद भी थे और एक अच्छे बाप भी थे। आप एक परफेक्ट इंसान थे। लेकिन पाकिस्तान की सियासत, चूंकि हमारी ये स्टेट सिक्योरिटी स्टेट है, वेलफेयर स्टेट, मुझे तो मुस्तकबिल करीब में भी ये बनती हुई नजर नहीं आती। उसकी वजह से यहां जो भी पॉलिटिक्स में आएगा, वो एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे आएगा, बकौल जावेद हाशमी साहब के। तो मैं भी इस बात के साथ एग्री करता हूं कि वो कंधों पे आएगा, और जब वो निकाला जाएगा तो वो नजरियाती हो जाएगा, और जब दोबारा ऑफर दी जाएगी तो फिर दोबारा कंधों पे आ जाएगा। लिहाजा इस तरह की पॉलिटिक्स तो मैं अल्लाह ताला की सर, पनाह में आता आप हूं। वैसे वोट डालते हैं आप इंजीनियर साहब? जी, वोट मैं जरूर डालता हूं, 8 बिल्कुल। फरवरी मैं 8 फरवरी को डाला था आपने वोट? अपना दीनी गुज़िश्ता फरीजा साल, समझता हूं। गुज़िश्ता बरस भी डाला आपने वोट 8 फरवरी को? जी, 8 फरवरी को भी मैंने वोट डाला, और मैंने जो है 2018 में भी वोट डाला था, उससे पहले 2013 में भी वोट डाला था। बल्कि मैं 8 फरवरी वाले दिन तो सुबह सवेरे मैं सबसे आगे लाइन में लगा था। हालांकि मुझे डीपीओ ने कहा था आपने मुझे फोन करना है, मैं अलग से आपको सिक्योरिटी में भिजवाऊंगा। लेकिन मुझे बड़ा एक एम्बेरसमेंट लगी कि यार मैं अलहदा से जा रहा हूँ, तो लोग पहले ही हम अपने पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर लानते भेज रहे होते हैं जब वो इतने बड़े कानवाई में जाते हैं। तो मैं चुप करके मास्क पहन के सुबह सवेरे जो है वो 8 साढ़े 8 लाइन में खड़ा हो गया था, और मैंने वोट डाला था। अच्छा, जो वोट है सर, उसको चोरी करना, मिसाल के तौर पे वोट आप मुझे डालें, निकले वो इरशाद भट्टी को, तो इसमें इस्लाम क्या कहता है? क्या ये भी इसमें कोई कबात है, या फिर जायज़ है मुल्की मफाद में ऐसा हो सकता है कि वोट अतर काजमी को पड़ेगा, कौंसलर इरशाद भट्टी बनेगा? देखिए, अगर वोट मैं अतर काजमी साहब को डालूं और निकले इरशाद भट्टी साहब के डब्बे में, तो फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आपके तो नजरियात मिलते नहीं, जुलते हैं। पर नहीं आपको बड़ा मिसाल बड़ा ये देनी चाहिए बड़ा कि नहीं, वोट डाली मैंने। बड़ा फर्क है सर। डब्बा जो है वो सलीम साफी साहब का आप कर लें तो ज्यादा मजा आएगा। उनका डब्बा पहले ही भरा होगा सर, वो जिधर से उनका डब्बा आना है उस डब्बे में पहले ही बड़े वोट होने हैं। अच्छा, तो बिल्कुल जी, वोट चोरी जो है ये तो बिल्कुल हराम है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में कोई भी इंतखाबात जो है वो फेयर नहीं हुए हैं। और सबसे वर्स्ट अगर कोई इंतखाबात हुए हैं तो वो 8 फरवरी वाले हुए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हम डंके की चोट पे ये बात करते हैं। और मेरी तो इंतखाब वाले दिन से अगले दिन ही मेरी वीडियो आ गई थी इसके ऊपर कि ये सबसे मुतनाज़ा इलेक्शंस हैं, और इसमें कोई शक नहीं है। जो लोग कहते थे कि आरटीएस बिठा के हम पर खान साहब को मुसल्लत किया गया, तो वो खुद भी फॉर्म 45 के जरिए जो है ये सारे मामलात उन्होंने चलाए हैं। और इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि जी तहकीक करनी है। तो अब राना सनाउल्लाह साहब जो है वो आउटस्पोकन है, और मैं बड़ी उनकी दिल से कदर करता हूँ। राना सनाउल्लाह साहब जो है वो किसी भी जमात के लिए जो एसेट लोग होते हैं उनमें से हैं, जो दिलेरी से बोलते हैं। तो वो खुद भी मानते हैं कि जी 2014 के धरनों से सारा मामला शुरू होना चाहिए, क्योंकि ये बिटवीन द वर्ड्स ये बात मानना है कि वो खुद मान रहे हैं कि जो कुछ पहले हुआ था आज भी वही हो रहा है। तो यही तो हम कह रहे हैं कि इस तरह तो क़यामत तक नहीं रुकेगा। आप लोग चार्टर ऑफ इकोनॉमी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लिख लें, ताकि ये मामलात बार बार ना हो। बाकी ये वोट चोरी वाला मामला तो देखें, वोट चोरी तो पहले भी होता रहा। अब ये कहना कि जी हमने अब तौबा कर लिया, अब से स्टार्ट करें, तो वो जो पुराने वाले हैं वो कहते हैं जब हम पॉपुलर थे 2010 से पहले तो खान साहब की एक सीट थी, तो कहते हैं फिर अंडू उसको करें, आज खान साहब पॉपुलर है। तो ये इसी तरीके से झगड़ते रहेंगे जब तक ये टेबल पे बैठ के कोई मामलात को सेटल डाउन नहीं करते। और इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब की है, क्योंकि वो इस वक्त पावर में है और वो मोस्ट सुटेबल प्राइम मिनिस्टर है। और मैं आपके इस वीडियो में प्रिडिक्ट कर रहा हूं, ये मेरे पास कोई खबर नहीं है मुनीर फारूक साहब की तरह,
मुझे तो लगता है ये ताहयात वजीर आजम है, क्योंकि ये सूट करते हैं। अच्छा सर, पर मकबूलियत की बात करें, इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ, हुकूमत के आखिरी दिनों में उनकी जमात इतनी मकबूल नहीं थी, बाई इलेक्शंस भी वो हार रहे थे। उसके बाद काम शुरू हुआ कि अब इमरान खान की मकबूलियत कम करनी है, जमात को तोड़ने की बातें हुई। आपको लगता है, आपकी इंटरेक्शन होती है और मेरे ख्याल में शायद आप वाहिद आलम दीन होंगे जो दीन की बात करता है, हर मकतबा फ़िक्र के जो मेरे दोस्त हैं, मेरे ख़ानदान के, कोई अहले तशी है, अहले सुन्नत है, कोई देवबंद से नज़रिया रखता है, वो सारे आपको सुनते हैं नौजवान। तो आपकी एक बड़ा डाइवर्स आपकी एक ऑडियंस है। आपको लगता है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हुई है? नहीं नहीं, दिन ब दिन बढ़ रही है। इमरान खान साहब का स्टेटस इस वक्त वही है जो भुट्टो साहब का हो गया था जब जेल में उनको रखा गया था। और उस वक्त अगर भुट्टो साहब बाहर निकल आते तो क्लीन स्वीप करते। सेम सिचुएशन इस वक्त है। और यही वक्त नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी था कि जब पाकिस्तान में एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां बिकता है, और वो जस्टिफाई है क्योंकि लोगों को पता है कि यहां पर हमारी एस्टेब्लिशमेंट का पॉलिटिक्स में किरदार रहा है। अब अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहे भी तो उसको निकलते निकलते भी डिकेज चाहिए, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर हो चुके हैं। ठीक है मिर्जा साहब, पर आपको लगता और नहीं मैं है शायद कि एक जी रिक्वेस्ट प्लीज, कर लूं, अगर आप मुझे इजाजत दें। जी आपने उलमा जरूर, का जिक्र किया है, जी जरूर। आपने इन तमाम सहाफियों को जिन्होंने मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाए, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट 7 महीने पुरानी वीडियो, इनसे कहेंगे जरा दिलेरी करें ना, उन उलमा के ऊपर भी व्लॉग बनाए ना जिन्होंने खान साहब से फायदे उठाए और खान साहब के लिए रो रो के दुआएं करते थे। जब निकाले गए तो वो नजर ही कहीं नहीं आ रहे। खान साहब से वजारतें ली, अपनी जो कारोबार लॉन्च किए, मैं नाम नहीं लेता, वो फिर पर्सनल बात होगी, मैं एक से ज्यादा बंदों की बात कर रहा हूं। वो आज दुनिया के किस गार में बैठे हुए, उनके खिलाफ क्यों नहीं जुबान दराजी करते? और जो बंदा हर मामले में मजलूम के साथ खड़ा होता है उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन मजलूम के साथ खड़े होने का मतलब ये नहीं है कि मैं खान साहब के ब्लंडर्स को भी ऑन करूंगा। खान साहब ने अपने ब्लंडर्स का बोझ खुद उठाना है, और मैं डंके की चोट पे उस गलत को गलत हमेशा कहूंगा। ठीक है। अच्छा मिर्जा साहब, देखिए इस्लाम में भी कहा जाता है कि माफ़ी मांगना एक अफजल बात है, आप माफ़ी मांग सकते हैं। अगर आपने इमरान रियाज का जिक्र किया कि वो माजी में बलोचिस्तान में जो मिसिंग पर्सनस थे उनके हवाले से उनका रवैया एक्सट्रीम था या मौक़िफ़ एक्सट्रीम था, पर इमरान रियाज तो अपनी फैमिली के साथ गया, मारंग बलोच से माफ़ी मांगी, तो उसने तो वो जो उसके ऊपर अपने एक तरह से माजरत कर ली, तो उसके बाद तो फिर वो गिला शिकवा नहीं होना चाहिए ना? नहीं, गिला शिकवा ये है कि उन उलमा के ऊपर क्यों नहीं प्रोपेगेंडा करते? मेरे ऊपर तो झूठा प्रोपेगेंडा किया और वो मैंने झूठ निकाल दिया, और वो ऑनलाइन बैठने से अब डर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है झूठ पकड़ा गया। उन्होंने जो शर्तें रखी है मैंने वो भी मान ली है कि मैं बाजी की बातों पे भी बात करने के लिए तैयार हूं, ऑनलाइन आओ। ये इन उलमा के ऊपर व्लॉग क्यों नहीं बना रहे जो उलमा फायदे उठाते रहे? ताहिर अशरफी साहब ने फायदा नहीं उठाया, तारिक जमील साहब ने फायदा नहीं उठाया, इनके ऊपर क्यों नहीं व्लॉग बनाते हैं? ये किधर है? सर ताहिर अशरफी साहब के खिलाफ तो इमरान रियाज खान साहब अक्सर ट्वीट करते रहते हैं, मैं देखता रहता हूं, उन पे तनकीद करते रहते हैं। और तारिक जमील साहब, सर वो तारिक जमील साहब सियासत पे बात नहीं करते ना, तारिक जमील फायदे उठाए हैं ना, नई सियासत में बात की है उन्होंने। रियासत मदीना के नाम के ऊपर जो है वो खान साहब को सपोर्ट किया, उनके सामने बैठ के तकरीरें की हुई हैं। हमें तो कोई भोला नहीं बना सकता। मैं यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं भाई, इंजीनियर हूं, 30 साल मौलवियों के पास रहने का तजर्बा है, यूनिवर्सिटी का भी तजर्बा है, और ऊपर से मैं इंजीनियर भी हूं। ये तो बेचारे सादे साफी है ना, मेरे पास इतना डाइवर्सिफाइड नॉलेज है। और मैं सारे साफियों को सुनता हूँ, नजम सेठी को भी, मैं काशिफ अली बासी साहब को भी सुनता हूँ, शाहजेब खानजादा को भी सुनता हूँ। इन सब का नॉलेज एक जगह मेरे पास जमा है। मेरे साथ कोई इस हवाले से फैक्ट एंड फिगर में बात नहीं कर सकता। काशिफ बासी को तो ऑफ एयर ही कर दिया। जी, हामिद मीर साहब को भी किया गया था खान साहब के दौर के अंदर। आज हामिद मीर साहब जो है वो मजलूम बने हुए हैं, तो उस जमाने में वो हुए थे। काशिफ बासी साहब भी, हम कंडेम करते हैं, किसी साहबी को ऑफ एयर नहीं होना चाहिए। लेकिन यही जुल्म जब तलत हुसैन के ऊपर हो रहा था उस वक्त बाकियों को भी तो बोलना चाहिए था। नजम सेठी साहब के भी प्रोग्राम बंद हुए हैं। ये तो नहीं कि हमारे जो अपने हैं हम उनसे मोहब्बत करें और दूसरों से नफरत करें। मैं कह रहा हूं कि मीडिया के ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ठीक। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है मिर्जा साहब, जो है ना थोड़ा सा तल्ख सवाल होगा, इसलिए मैं पहले माजरत करता हूं कि एक, मैं तो सारे टफ सवाल के जवाब के लिए बैठू नहीं, मैं कोई बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन मेरा जवाब पूरा सुनना है। जी जी नहीं, जवाब मैं पूरा आपका सुनूंगा। वो मैं ये कह रहा था कि आपके ऊपर तनकीद ये होती है, जिस तरह आपने कहा कि मैं सारी चीज़ें समझता हूँ, सहाफ़ियों को भी समझता हूँ, लाखों लोग मुझे सुनते हैं, मैं इंजीनियर भी हूँ। आपकी शख्सियत में लगता है या तो गुस्सा है या तकब्बुर है। इतना तकब्बुर क्यों? आलम दीन जो हो वो तो उसमें तो आपको वो नजर आनी चाहिए कि थोड़ी सी आजिज़ी हो, इनकसारी हो। ये एतराज़ आपके ऊपर होता है, किस हद तक जायज़ है? ये जो एतराज़ है ये कॉमन ऑब्जर्वेशन के एतबार से बिल्कुल जस्टिफाई है एतराज़। मैं इसे ऑन करता हूं, मैं इसका जवाब देता हूं कि ये जो सब कुछ है
नाऊज़ बिल्लाह मेरे दिमाग के किसी कोने में भी कोई तकब्बुर वाला मामला नहीं होता। मैं चूंकि एक एक्सट्रोवर्ट हूं, जिस तरह खान साहब कहते हैं मैं खिलाड़ी हूं। जब खान साहब कहते थे मैं क्रिकेट को बेहतरीन समझता हूं, तो आज तक खान साहब के किसी लवर ने नहीं कहा कि ये बड़ा मुतकब्बिर बनता है। विवियन रिचर्ड के होते हुए ये कह रहे हैं मैं क्रिकेट को बेहतर समझता हूं। भाई उनकी फील्ड है, हम ऑन करते हैं कि वो उस फील्ड को समझते हैं। इस तरीके से अगर कोई शख्स कहता है कि मैं किसी बात को समझता हूं, तो ये तकब्बुर नहीं। गांधी साहब ये बात करते हैं कि मैं इस मामले में इस चीज को बेहतर समझता हूं, तो वो उनका राइट है। हाँ, इसकी बुनियाद के ऊपर किसी को काफिर कहना, किसी के ऊपर झूठे इल्जामात लगाना, किसी के ऊपर इस किस्म की कोई कदगन लगाना, वो गलत है। मैं कहता हूं सबको बात करनी चाहिए। तो ये जो मेरा स्टाइल है ना एक्सट्रोवर्ट, जिस तरह हजरत उमर का स्टाइल था, एक्सट्रोवर्ट थे वो, उन्होंने तो साहबे किराम की पैंटी भी लगाई हुई है। वो तो नबी इस्लाम के मुबारक मजलिस में बैठ के, बुखारी मुस्लिम आता है, कई मामलात में कहते थे तलवार हाथ में पकड़ के, यार रसूलल्लाह इजाजत है मैं इसका गला काट दूं। नबी इस्लाम को समझाते थे। हुजूर की सोबत करके भी उनका वो जो एक एग्रेशन वाला मामला है वो एड्रेस नहीं हुआ। ज़ाहिर इंसान है ना, अल्लाह ताला ने हर इंसान को बनाया है, वो उसी शाकिला के अंदर रहता है। तो ये मेरा बोलने का स्टाइल है। बाकी आप निजी महफिल में मुझे मिले, मैं इंतहाई नरम मिजाज, जोली तबीयत का बंदा हूं, लेकिन ये एक मेंबर का तकाजा है। मैं इस तरह बोल रहा हूं, लग रहा होता है कि ऐसा ये है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं सिस्टम का बेनिफिशियरी नहीं हूं। देखें, मैंने कोई चंदा बुक नहीं बनाई, मैंने कोई मस्जिद नहीं बनाई, मैंने कोई मदरसा नहीं बनाया, मैंने कोई पार्टी लॉन्च नहीं की। मैंने इस सिस्टम से कोई फायदा नहीं हासिल किया। उल्टा मेरी लाइफ वनरेबल हुई, मेरी फैमिली की लाइफ, मेरे टीम मेंबर्स की लाइफ, मेरे ऊपर कातलाना हमले हुए। मैंने सिस्टम से बेनिफिट नहीं हासिल किया, लेकिन जो लोग मुझ पे टॉन्ट करते हैं ना, उन्होंने बेनिफिट हासिल किए हैं। लिहाजा वो मुझे अपने साथ कंपेयर ना करें। मैंने कोई बेनिफिट हासिल नहीं किया। अब देखें, तारिक जमील साहब ने एमटीजे लॉन्च किया कोरोना के दिनों में, किसी बंदे ने मास्क नहीं पहना हुआ था, वीडियो थी, गरीबों के ऊपर एफआईआर काटी जा रही थी खान साहब के दौर में। तारिक जमील साहब के उस प्रोग्राम में किसी पे एफआईआर नहीं हुई। तो ये लोग फायदे उठाते रहे। आज इनका काम है कि खान साहब के हक में कोई दो जुमले बोले ना, भाई ने नहीं बोलते। इसका मतलब है कि लोगों के अपने मफाद आते हैं। लेकिन मैं तो आज भी बोल रहा हूं, एक और चीज भी है ना इंजीनियर साहब, आप लोगों को ऑफेंड करते हैं। आप तारिक जमील साहब पे भी तनकीद करते हैं, बल्कि आप बाबों का भी जिक्र करते हैं। लोगों के जो बाबे दुनिया में नहीं रहे उनके ऊपर भी आप बात करते हैं। किसी का कोई जिंदा बाबा है तो आप उसको भी तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो आप ऑफेंड क्यों करते हैं? लोगों को प्यार मोहब्बत से समझाएं। जी जी, प्यार मोहब्बत से समझाते हैं, लेकिन जब प्यार मोहब्बत के मुकाबले पर शादी ये होना, हम लोगों को मौला अली अलैहिस्सलाम के फजाइल सुना रहे हैं और वो आगे से जो है वो यजीद के फजाइल सुनाएंगे, तो फिर आप जब उनके सामने दलाइल रखेंगे तो उसमें बसा औकात कोई आवाज का उतार चढ़ाव हो सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो भी गुफ्तगू करता हूँ दलाइल के साथ करता हूँ। मैं वाहिद रिलीजियस प्लेटफॉर्म से हूं जो किसी की तकफीर नहीं करता। तारिक जमील साहब तकफीर नहीं करते, लेकिन वो जिस फिरके देवबंद से है ना, वो बरेलवियों को, अहले हदीस को गुमराह समझते हैं, जहन्नमी फिरका समझते हैं। बरेलवी इनको समझते हैं। मैं बरेलवियों के पीछे नमाज पढ़ता हूं, मैं शिया के पीछे नमाज पढ़ता हूं, मैं देवबंद के पीछे नमाज पढ़ता हूं, मैं अहले हदीस के पीछे नमाज पढ़ता हूं। लिहाजा आप किसी भी मजहबी पेशवा के साथ मुझे कंपेयर कर ही नहीं सकते। और आज जिन बुजुर्गों का मामला आप कह रहे हैं, उन बुजुर्गों ने पाकिस्तान बनने से पहले इंडिया के दो शहरों के नाम के ऊपर दो फिरके बना दिए हैं, देवबंद और बरेली। ये दो शहर हैं, और करोड़ों मुसलमानों को तकसीम करके एक दूसरे को काफिर उस जमाने में डिक्लेयर किया है। जिन्होंने काफिर डिक्लेयर किया, मैं उनकी गलती को जब हाईलाइट करता हूं तो भाई आप हमें जूतियां भी मारे, रोने पे भी बंदी लगाए, काम तो उन्होंने डाला है। हम तो हाईलाइट कर रहे हैं कि उन्होंने गलत किया। आप अपने बुजुर्गों को छोड़कर रसूलुल्लाह के साथ जुड़े, अहलुल बैत के साथ जुड़े, सहाबा किराम के साथ जुड़े। मैं अपने साथ भी नहीं जोड़ता। मैं अपने किसी स्टूडेंट को नहीं कहता तुम मेरे फॉलोअर हो। मैं कहता हूं फॉलोअर का लफ्ज भी नहीं बोलना, स्टूडेंट बोलना है। ठीक। अच्छा सर, एक और चीज़ जो है, ये हमारे माशरे के हवाले से मैं पूछना चाह रहा था कि यहाँ पे अगर घर से बच्चे को पैरासीटामोल गोली भी लेने भेजी जाए ना, तो कहा जाता है फलानी दुकान पे जाना, वहाँ पे असली मिलेगी। पर एट द सेम टाइम माशरा हमारा बड़ा जज्बाती है। यहाँ पे इस्लाम के नाम पे कोई ज़रा सी बात भी करे तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमारे माशरती रवैयों में, हमारे रहन सहन में हमें कहीं पे इस्लाम उस तरह नज़र नहीं आता। दूध भी खालिश नहीं मिलता, गोली भी खालिश नहीं मिलती, इवन के सॉरी टू से कोई नाजायज़ मशरूब भी यहाँ पे खालिश नहीं मिलती। तो ये क्या इशू है? देखिए, हमारे कॉल ऑफ फेल में तजाद है। हम प्रैक्टिकली तो इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे। मैं आपको पर्सनली बताऊं शाह जी, मैं तो अगर किसी ऐसी दुकान पे जाऊं ना कि वहां पे वो कस्टमर को डील करने वाला दाढ़ी वाला बंदा हो, तो मैं पहले ही ज़हन में सोच लेता हूं कि ये मुझे चूना लगा देगा। ये एक दाढ़ी वाला बंदा सोचता है, दूसरे दाढ़ी वाले से डरता है, जो बजाहिर दोनों प्रैक्टिसिंग मुसलमान नजर आ रहे हैं। तो ये अफसोस की बात है कि ये हदीस सही मुस्लिम में लिखी गई कि सफाई निस्फ ईमान है,
प्रैक्टिकली यूके और अमेरिका में आपको सफाई नजर आती है। ये हदीस भी सही मुस्लिम में लिखी है, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली हमें यूरोप अमेरिका में नजर आता है या चाइना के अंदर कि अगर कोई इस किस्म की मिलावट करे तो उसके साथ क्या किया जाता है। ये बड़े अफसोस की बात है कि दीन प्रैक्टिकली हमें उन जगहों पे नजर आ रहा है जिनको हम नॉन मुस्लिम कंट्री कहते हैं। जापान में आप चले जाएं, 5 साल के बच्चे को उन्होंने आजाद कर दिया, वो जहां मर्जी घूमता फिर रहे। हम अपने 5 साल के बच्चे को मदरसे में नहीं भेज सकते अकेले, ऑनलाइन ट्यूशन करवाते हैं, इतना डरते हैं। तो ये मामलात बड़े खराब है। मैं अक्सर मिसाल देता हूं कि अगर आपकी बीवी या बच्चा या माँ या बाप जिंदगी मौत की कश्मकश में हो और एक टीके से उसकी जान बचती हो और आप जाएं मेडिकल स्टोर पे और वो मेडिकल स्टोर वाला कहे कि ये मुफ्ती आजम पाकिस्तान या मुफ्ती आजम सऊदी अरब या मुफ्ती आजम ईरान की कंपनी का टीका है और ये इसराइल का टीका है, तो यकीन करें दाढ़ी वाला बगैर दाढ़ी वाला इसराइल का टीका लेगा, उसे ये यकीन होगा कि यार इसने चीज खालिस बनाई होगी। ये बहुत बड़ा अलमी है और इसकी वजह यह है कि ना हम खुद प्रैक्टिसिंग है, हमने सिर्फ नमाज रोजे दाढ़ी तक दीन को रखा हुआ है, अखलाकियात में बिल्कुल जीरो है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा सर, इसराइल का आपने जिक्र किया, क्या इसराइल को पाकिस्तान को तस्लीम करना चाहिए, उनको एंगेज करना चाहिए? एंगेज करना चाहिए, तस्लीम सिर्फ उस सूरत में करना चाहिए जब वो 2 स्टेट सोल्यूशन के ऊपर एग्री कर जाए। मैं 2 स्टेट सोल्यूशन के हक में हूं, अगरचे कोई भी दीनी पेशवा 2 स्टेट सोल्यूशन के हक में नहीं है, इस वजह से कि वो कहते हैं कि जी उन्होंने कब्जा किया। भाई वो कब्जा नहीं किया, उन्होंने मुल्क फतह किया है। वर्ल्ड वार 2 के बाद दुनिया के हाकिम ये 5 मुल्क हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं, वो डिसाइड करते हैं, क्योंकि उसके बाद तो मुसलमानों ने कोई ऐसी जंग नहीं जीती कि हमारा कोई कब्जा हो गया हो। अगले जमानों में अंपायर्स बनती थी और एक अंपायर दूसरी अंपायर को खा जाती थी, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद अंपायर्स टूटना शुरू हुई, हत्ता कि 20वीं सदी में सारी अंपायर और सबसे बड़ी अंपायर ग्रेट ब्रिटेन टूट गई और मुल्क बनना शुरू हुए। अब अंपायर्स नहीं बनती, मुल्क जो है वो बनते हैं, लेकिन वो 5 बड़े मुल्क जिन्होंने वर्ल्ड वार 2 विन की है वो दुनिया का नज्म तय करते हैं। मैं समझता हूं उनकी ये बड़ी मेहरबानी है मुसलमानों पे कि हमें 2 स्टेट सोल्यूशन भी दे रहे हैं इक़वाम मुत्तहिदा में, वरना तो वो हमें वो हिस्सा भी ना दे। उनका जो जुल्म वाला मामला है वो अपनी जगह, लेकिन वो अब काबिज है ना। तो इस वक्त हमने स्पेस तलाश करनी है, और अगर इसके अगेंस्ट हमें इसराइल को तस्लीम करना पड़ता है कि वो फलस्तीन को आजाद रियासत दे दें, तो बिल्कुल कर लेना चाहिए। आखिरी मेरे पास 1 मिनट है, ब्रीफली बताइएगा, आपको इमरान खान दोबारा वजीर आजम बनते हुए नजर आ रहे हैं? आप मेरी ख्वाहिश पूछ रहे हैं या परसेप्शन? मैं आप पहले ख्वाहिश बताएं और उसके बाद परसेप्शन भी बताएं, दोनों चीजें तो ना पूछे जी। नहीं, इतना तो आप मुझे लिबर्टी दें ना। अच्छा चले, मैं अपनी ख्वाहिश बता देता हूं। मेरी ख्वाहिश तो ये है कि लियाकत अली खान अगर कब्र से निकल आए या मोहतरमा फातिमा जिन्ना, तो मैं प्रेफर करता कि वो वजीर आजम की पोस्ट पे आए और उसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो साहब। मुझे जिंदों में से तो किसी से इतनी उम्मीद नहीं है। रहा ये आपने कहा कि खान साहब बाहर आ जाएंगे या नहीं आएंगे, देखें सेठी साहब ने तो कहा था कि मार्च तक शायद वो बाहर आ जाए, लेकिन मुझे उस वक्त भी लगता था, मैंने कहा सेठी साहब की ये प्रेडिक्शन मुझे सही नहीं लग रही, क्योंकि हालात व वाक़यात इस तरह के नहीं है। मुझे तो मुस्तकबिल करीब में भी खान साहब बाहर निकलते हुए नजर नहीं आ रहे। उसकी वजह यह है कि वो अपनी लड़ाई को जिस नहज पर ले गए हैं, जब तक वो बैकफुट पे नहीं जाएंगे उस वक्त तक एस्टेब्लिशमेंट की ग्रिप ढीली नहीं होगी, और वो दिन ब दिन उनको जो सहाफी व्लॉगर्स जाके फूक चढ़ाते हैं और फिर वो कोई 2-4 दिन बाद बयान देते हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट मामला शुरू किया होता है गंडापुर साहब ने, वो फिर मलिया मेट हो जाता है। मैं समझता हूँ गंडापुर साहब से हमें लाख इख्तलाफ कई मामलात में, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उनकी डीलिंग है और एक स्पेस तलाश करना, जिस तरह मिनिस्टर साहब भी कर रहे हैं हमारे, ये एक पॉजिटिव वे है। लिहाजा खान साहब को चाहिए कि जो उनको फूक चढ़ाते हैं उनसे बच के रहें, और जो दरमियान की राह निकालने की बात कर रहे हैं फिर वक्त स्पेस हासिल करें। देखिए नेपोलियन ने भी रिट्रीट किया था, उसने कहा मैंने बेहतर वक्त के लिए रिट्रीट किया। रिट्रीट करना तो बुरी चीज नहीं है। इंजीनियर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, वेरी काइंड, आपने हमें टाइम दिया। बहुत जल्दी उम्मीद है कि आपसे दोबारा बात होगी। थैंक यू।